हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोशन परिहार है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर 2025 के अंदर जो भी रीसेंट मेंस हुआ है उसको लिखा है। और मैंने यूपीएससी का फॉरेस्ट का कट ऑफ ही क्लियर किया था, तो अभी मेरा एक महीने बाद फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन भी है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने बोला था कि इस तरीके से तो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो लोगों को बता सकता है कि अगर वो लोगों को किसी तरीके से हेल्प करें। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक तरीका बता देता हूँ जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए, प्रीलिम्स के लिए बेसिकली मैंने क्या चीज़ की थी। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्कोर की बात करें तो मैंने अराउंड स्कोर किया था 110, 110 के आसपास मेरा स्कोर था। ठीक है, सिविल सर्विस और फॉरेस्ट दोनों ही कट ऑफ मेरी क्लियर हुई है। तो मैं थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि मैंने किस तरीके से अप्रोच किया था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको अगर अच्छा लगे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली उसको फॉलो करके उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जैसे 2 साल अंदर अगर मैंने तैयारी की है, ठीक है, तो 2 साल के अंदर भी मैंने सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ा है। ठीक है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। ठीक है, तो मैंने पूरी चीज़ें वापस स्टार्टिंग से पढ़ी थी। ठीक है, और फिर मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें मैंने खुद से की। ठीक है, मैंने कोचिंग भी ली थी, लेकिन वो उतना बेनिफिशियल तो नहीं था। उसके बाद मैंने खुद से चीज़ें पढ़ी है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने प्रीलिम्स को अप्रोच किया था। अरे मैंने 2024 में भी दिया था, उसके अंदर मैं क्लियर नहीं किया था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 1 साल और फिर से तैयारी की, 2025 में क्लियर किया और अभी मेंस लिखा है और अभी 1 महीने बाद मेरा फॉरेस्ट का एग्जाम दिया है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया था। मैं कुछ स्टेप्स में मैंने लिखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। देख, सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे बेसिक्स। बेसिक्स से मेरा क्या रिलेटेड है? बेसिक्स से मतलब है कोई भी सब्जेक्ट जो है उसके कॉन्सेप्ट, अगर जैसे हिस्ट्री होगा तो उसका टाइमलाइन और जैसे थ्योरी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो होते हैं आप पहले सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो रहा है, जैसे पॉलिटी हो रहा है तो पॉलिटी की बेसिक समझना, कॉन्सेप्ट समझना, कैसे पार्लियामेंट वर्क करती है, कैसे इंडियन जुडिशरी वर्क करती है, इंडियन जुडिशरी के क्या क्या पावर्स होते हैं, कैसे जजमेंट देती है, वो सब। ठीक है, बेसिक्स सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स के भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गई, तो उसमें एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ अगर आपको टाइमलाइन याद है तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, इसी तरीके से सारी जो थ्योरीज है वो एक बार सारे पढ़ सकते हैं। मेरे अगर रिसोर्सेज की अगर बात करें तो वही बेसिक रिसोर्स है जो सब फॉलो करते हैं, इतना कुछ डिफरेंट नहीं है। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मोनाल पढ़ी थी, और थोड़े बहुत शिवन सर के लेक्चर भी देखे थे मैंने। ठीक है, और उसके बाद हिस्ट्री के अंदर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैंने एनसीईआरटी दोनों ही कर ली थी। मेरा मेन सोर्स ओल्ड एनसीईआरटी था। ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर जो मेरी मिडिवल के अंदर थी वो थी बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरी थी विपिन चंद्र। ये दोनों मेन जो है, ठीक है, इनको मैंने फॉलो किया था। और मैंने न्यू भी पढ़ ली थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यू के जो बेसिक्स, जो न्यू के अंदर जो एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसके अंदर बॉक्स के अंदर कुछ टर्म दे रखी होती है तो वो पूछ लेते हैं। ठीक है, और बेसिक लाइन ही पूछ लेते, कोई भी फैक्ट जो उसके अंदर देखा तो पूछ लेते। तो मैंने ये दोनों एनसीईआरटीज करी थी, हिस्ट्री मॉडर्न और उसके मिडिवल के लिए। और मैंने मिडिवल के लिए अपने सर के जो क्लास नोट्स थे, मेरे को अभिषेक परमार का नेक्स्ट इसके अंदर सर है, उन्होंने पढ़ाया था, उनके नोट्स थे, वो बहुत अच्छे नोट्स थे, ठीक, वो मैंने पढ़े थे। एंशियंट के लिए अगेन मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने राहुल सिंगल जो मेरे नेक्स्ट है इसकी फैकल्टी है, उनके नोट्स पढ़े थे। उनके नोट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, तो इस पे और बहुत ही डिटेल नोट्स दिए हैं, फिर आप उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट है, जैसे मैंने राहुल सर के नोट्स पढ़े थे, ये देखें, जैसे ये सर के नोट्स हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से देख रखा है, एकदम डिटेल से देख रखा है, जैसे चाइनीज़म बुद्धिज्म के बारे में, तो वहाँ से कोर्स वगैरह देख के रखे हैं। और उनकी टीचिंग वगैरह हो गई, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर हो गया, उनकी राइटिंग्स हो गई। ठीक है, और फिर मेरे को जो जो लगता था मैं ऐड करता रहता था। ये सब मैंने ऊपर से टेस्ट वगैरह में आते रहते थे तो वो पॉइंट मैं लिखता रहता था। ठीक है, सारी चीज़ें बेसिक से देख के रखी है। नहीं, जैनिज्म से है, जैसे कहीं कहीं से मेरे को, जैसे ये पीएमएफ का स्क्रीनशॉट है, मेरे को सही लगता था तो मैं लिख लेता था। ठीक है, और फिर खुद से भी कहीं की चीज़ें लिखती मिलती थी तो मैं वहाँ पे लिख लिया करता था। यहाँ एंशंट, क्योंकि एंशंट हिस्ट्री जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको फिर इस तरीके से कवर किया था। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की कहीं ऑनलाइन जो है वो नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो थे वो अवेलेबल थे, तो मैंने वो देख लिया था। मैंने स्पेक्ट्रम पूरी नहीं पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। ठीक है, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न के क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे। 2023 में बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, 1-2 आए थे, 24 में वो कम आए थे, 25 में बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ही थे, वो हो जा सकते थे, 1-2 को छोड़ के। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए हो गया। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए मैंने पढ़ी थी पीएमएफ बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे ना। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पीएमएफ, बल्कि बुक तो है, लेकिन आप उसको किस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे ये मेरे पीएमएफ के नोट्स हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने क्या किया ना, शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने पीएमएफ को ही पूरा, जितने भी मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती थी। अब पीएमएफ क्या है, बल्कि बुक है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको ना पिलर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मैं मोनाल सर के पिलर है ना, उस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे बेसिक्स में जैसे मैंने पहले इकोलॉजी, इकोसिस्टम फंक्शन, साइकिल्स, वेटलैंड, नेचुरल वगैरह, ये सब मैंने इसको बेसिक मान लिया। फिर एक बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, बहुत सारे 2-3 है, उनको बेसिक बना के उनका कवर किया। फिर मैंने पोल्यूशन को एक चैप्टर मान के सारे पोल्यूशन कवर किए। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा पोर्शन है, मैंने उसको कवर किया। फिर मैंने लॉज जो है, इंडियन लॉज और इंटरनेशनल लॉ का एक पिलर बनाया। और बाद में एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक अलग से लोकेशन और स्पीसीज का अलग से बना लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं पीएमएफ को तुरंत पढ़ सकता था। जैसे मेरे को अगर 1 घंटे के अंदर मैं ये पार्ट पढ़ सकता हूँ, 1 घंटे के अंदर ये, 2 घंटे के अंदर ये, 2 घंटे के अंदर ये, तो मतलब 1 दिन के अंदर मैं पूरा इसको पीएमएफ को पढ़ सकता हूँ बहुत आराम से, अगर मेरे को पढ़ना हो तो। ठीक है, और ये जैसे 150 के आसपास नोट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ पेजेस वगैरह होंगे, कुछ स्क्रीनशॉट भी होंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया था, ये मैंने पीएमएफ को ही शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था। ठीक है, तो ये इजीली मेरे को पता था और मैं इसको तुरंत रिवाइज कर सकता था। 150 पेज से बहुत आराम से मैं रिवाइज कर सकता था, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन किए थे तो बहुत आराम से हो सकती थी। तो ये मैंने पीएमएफ के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अगर आप चाहे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाए थे और बहुत ही हेल्पफुल पीएमएफ आई, इसकी बुक बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत अच्छे और डिटेल में मिलेगा, मेंस के लिए भी मिलेगा, प्रीलिम्स के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये
एनवायरमेंट का हो गया। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए बस 2 इश्यूज़, एक है एनसीईआरटी 11th-12th की मस्ट है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन इससे आते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और पीएमएफआईएस की बुक बहुत अच्छी बुक्स है, पीएमएफआईएस की बाकी वाली सारी बुक, जैसे एक मैंने पीएमएफआईएस की बाकी बुक्स के अंदर जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली, ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एंड इंडियन ज्योग्राफी वाली, ये जो है इसको अच्छे से रेफर किया, अच्छे से इन द सेंस इनके थोड़े थोड़े नोट्स बना लिए थे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी ज्योग्राफी के मेरे नोट्स किस तरीके से। और एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 11th की एनसीईआरटी जो है फिजिकल वाली, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। तो मैं क्या करता था, तो एनसीईआरटी के मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए थे, मैं बताता हूँ किस तरीके से मैंने एनसीईआरटी को कवर किया था। जैसे ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स है, ठीक है। अब जैसे ये देखना, ये जो लाइन है, ठीक है, इन जनवरी आइसोथर्मल डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। देखो क्या होता है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे ये एनसीईआरटी का ये पेज आ गया, तो अपन पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिया, ठीक है, दिमाग में बाई चांस घुस भी गई है वो चीज़, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या अपन पैसिवली पढ़ते रहते हैं, एक्टिवली पढ़ नहीं पाते, इसकी वजह से ना वो लाइन तो अपनी को इंपॉर्टेंट लगती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइनें वहाँ से कॉपी होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये 2024 में भी आया, 2025 में भी यही सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ये लाइनें मैंने लिख के रखी है, तो मेरे को बार-बार पढ़ने से मेरे को ये याद भी हो गई। और मैं अब जैसे एग्जाम में क्या होता है, अब जैसे एग्जाम में अगर आएगा तो क्या होगा, आप गेस करोगे, अच्छा इसके पास में है तो नीचे हो सकता है, इसके पास में ऊपर हो सकता है, लेकिन फिर वही डाउटफुल भी रहता है कि भाई क्या पता है स्टेटमेंट ने वो रिवर्स कर दिया हो, जो कि 2024 में किया भी था। तो क्या मैं क्या करता था, पहले एनसीईआरटी को अच्छे से समझा मैंने, फिर मैंने उसकी लाइनें रख दी दिमाग में, और फिर एक तरीके से मेरे वो दिमाग में बस गई थी कि अच्छा ये लाइन इस तरीके से ऐसे लिखी हुई थी, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं मेरे को हेल्प की थी। ये सारी लाइनें जो ये जो लाइनें लिख रखी हैं मैंने, ये एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, ठीक है। फिर कुछ पीएमएफ से भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलती थी, जैसे ये अल्बिडो के बारे में दे रखा है तो वो सब लिखा था। ये सब तो बेसिकली टेस्ट वगैरह में पूछते रहते हैं, तो टेस्ट वेस्ट में आता था तो मैं लिखता रहता था, क्योंकि टेस्ट में नंबर नहीं आते थे, फिर हिसाब से रहता था। और ये चीज़ें तो चलो इंपॉर्टेंट है कुछ-कुछ, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन है, ये जो है ये पूरी एनसीईआरटी वाली लाइनें हैं। अब जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये लाइन है, ठीक है। सरफेस इन्वर्जन प्रमोट द स्टेबिलिटी इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अब जैसे ये सीडीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मेरे को ये 9 थी, वहाँ पे उन्होंने इंस्टेबिलिटी लिख के रखा था। अपन वैसे सोच के भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार दिमाग में चीज़ें घुस जाती है तो वो चीज़ें याद भी रहती है, क्योंकि कभी-कभी वहाँ पर क्या होता है कि अपन जब एग्जाम में एक तो टाइम क्रंच होता है, ठीक है, उसके बाद क्या है डॉट कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि डॉट भी क्या होता है मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये इससे कनेक्ट हो गया तो यहाँ ये आंसर की तरफ लीड कर सकता है, लेकिन बाई चांस यहाँ जाते-जाते कहीं आप दूसरी डॉट को कनेक्ट कर लिया तो फिर वो चीज़ें गलत भी हो जाती है। तो मैंने इस तरीके से उसको लिख लिया, और इसको अब जैसे मैंने नोट्स को बहुत बार पढ़ा होगा तो मेरे को कहीं-कहीं दिमाग में चीज़ें बस गई थी। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ ज्योग्राफी हो गया, और साइंस एंड टेक के लिए मैंने शिवन सर के नोट्स पढ़े थे, उनके वीडियोज़ भी देखे थे, यूट्यूब पर अवेलेबल थे, बहुत फ्री में अवेलेबल थे, उनके जो लेटेस्ट नोट्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने वो पढ़ लिए थे और बहुत ही हेल्पफुल थे, ठीक है। इस तरीके से अब एक और चीज़ सेकंड पॉइंट आता है करंट अफेयर के बारे में। मैंने करंट अफेयर के लिए द हिंदू पढ़ा था, ठीक है, और एग्जाम से जस्ट पहले मैंने पीटी 65 पढ़ी थी, ठीक है। हिंदू में रोज़ पढ़ता था। मैं क्या करता था, मैं जैसे हिंदू में कोई भी जैसे कोई भी हेडलाइन आती है तो मैं उसको बस अपनी नोटबुक में लिख देता था कि अच्छा, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाली जो मेजोराना चिप थी, जब वो न्यूज़ में आई थी तो मैंने अपना जो एक छोटी सी नोटबुक थी उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ था मेजोराना चिप कंप्यूटिंग से रिलेटेड है और माइक्रोसॉफ्ट की है, बस इतना मैंने लिख के रखा था। और वही उन नोट्स को मैंने वापस ही पढ़ा था। मेरे कंपाइल जो 5-6 महीने के नोट्स हुए थे जो मैंने बनाए थे, वो मुश्किल से भाई बहुत कम 10 पेजेस के हुए होंगे, ठीक है। और बहुत ही छोटी जो 1/2 लेंथ का जो A4 साइज होता है, बहुत छोटी वाली डायरी जैसी होती है, उसमें बनाए थे मैंने, बहुत छोटे थे, और वो कहीं न कहीं मुझे बहुत हेल्प किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदू के बेसिक, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कंपाइलेशन वगैरह पढ़ सकते हो या पीटी 65 पढ़ सकते हो। तो ये मैंने किया था, बस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट की बात करें तो मैंने टेस्ट रूम पे लगाए थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टेस्ट के अंदर आप टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो सीखिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपना तरीका जो है, अब जैसे कुछ लोग 3 आइटरेशन में करते हैं, कुछ लोग 2 आइटरेशन में करते हैं, सबका अलग-अलग होता है, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, अब जो आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपने तरीके को डेवलप करिए, आप किस तरीके से पेपर को अटेंड करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है टेस्ट को एनालिसिस करना। टेस्ट को एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जैसे आप टेस्ट में जब देखिए जब वापस आते हो चेक करते हो, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है टेस्ट को देने का, वो होती है अपनी मिस्टेक्स को काउंट करना, ठीक है, और उनको मिनिमम से मिनिमम करना। अब जैसे मेरा क्या रहता था, जब भी कोई टेस्ट देता था मैं, तो मेरा दिमाग में यही रहता था कि 20 से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा पेपर वैसा आ जाता है तो 30, लेकिन 30 से मैक्सिमम कभी मेरे गलत नहीं होते थे। जैसे अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैंने जैसे 2025 वाला भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 2025 के अंदर मैंने जो पेपर दिया था, ठीक है, उसके अंदर जो मेरा मार्क्स मैं अगर दिखाऊँ, जैसे हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये देखो मैंने टोटल 86 क्वेश्चन अटेंड किए थे और 60 करेक्ट हुए थे और 26 गलत हुए थे। ये पता नहीं किसी आंसर की से मैंने उस टाइम चेक किया था तो मैंने लिखा था, ठीक है। तो किसी से 110 आ रहे थे, किसी से 108 आ रहे थे, किसी से 112 भी आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने ये चेक किया था इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें मेरा यही रहता था कि भाई कम से कम गलत हो, क्योंकि एक कैलकुलेशन में बैठा के चलता था। जैसे मान के चलो 85 क्वेश्चन में करता हूँ और 85 क्वेश्चन करने में 20 गलत होते हैं, तो मान के चलो 12 पॉइंट समथिंग कुछ अगर नंबर कट जाते हैं, ठीक है, और 120 में 65 सही हो जाते हैं तो 130 के आसपास मान के चलो ईजिली क्लियर हो जाता है। मान के चलो 30 भी गलत हो जाता है, 30 का मतलब सीधे 20 नंबर कम हो गए, ठीक है। और 30 में यानी कि 55 में से
यानी कि 110 हो गए, 110 में से 20 यानी कि 90 नंबर, तो 90 के आसपास ये एक मैं कैलकुलेशन बैठा के चलता था। इसी तरीके से मैं पेपर को अटेंड कर रहा था कि मेरे नेगेटिव बहुत कम से कम हो, और मेरी ये मेन एग्जाम के अंदर भी यही स्ट्रैटेजी थी। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की। देखो मेरे को अगर 80 मेरे और क्वेश्चन करने का भी कोई मेरा फिक्स नहीं था। जैसे 86 से क्वेश्चन कभी-कभी मैं 80 ही करता था, कभी 75 भी करता था, लेकिन मैं उस हिसाब से ही करता था कि मेरा 20 या 25 के आसपास ही मेरे गलत हो, तो उससे एक रेंज आ जाती है मार्क्स की। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करता था। ये आप देख सकते हो, मेरे को ये अच्छा लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी जो मिस्टेक्स है उनको कम से कम करो। ठीक है, ये टेस्ट पेपर को एनालिसिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। और बाकी ठीक है, अगर कोई फैक्ट वहाँ पे मिल जाता है तो लगता है ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता नहीं था, तो अपने नोट में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें जो मैंने आपको नोट दिखाए पीछे, मैंने इंक्लूड की थी। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें करें, ये सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पीवाईक्यू, अब क्योंकि क्या होता है कि 2 साल के अंदर आप इतने टेस्ट वगैरह देते हो और पीवाईक्यू देखते रहते हो, तो सारी पीवाईक्यू एक बार गो थ्रू कर लेते हो और आपको पता भी होता है। लेकिन मैं एनालिसिस करने का यही मतलब था कि यूपीएससी जो है मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रही है। ठीक है, और वो चाहती भी है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो वो क्या करती है, वो हिंट देती है। ठीक है, हिंट देती है, वो बताना चाहती है कि देख तेरे को अगर नहीं भी पता है ना, तो भी मैं तेरे से चाहती हूँ तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्योंकि तू कर सकता है, क्योंकि तेरा ऐसा डेवलप हो गया है माइंडसेट क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए चीज़ें ये होती है कि उसकी क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, उसका पैटर्न समझो। अब जैसे आपने सुना होगा कि मिनिस्ट्री गलत होती है या फिर डेटा फैक्ट गलत होते हैं, या फिर ऐसा सुना होगा। तो इसी तरीके से पैटर्न जो ट्रेंड्स होते हैं वो सारे ऑप्शन को अंडरस्टैंड करो कि ऑप्शन किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद एलिमिनेशन जो होता है वो आप लगाने का ट्राई करें, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप भी, आपको भी पता होगा, आप जब टेस्ट दे रहे होंगे तो 70, 80 ये फिक्स मार्क्स हो जाते हैं, इसके बाद मार्क्स बढ़ती नहीं। तो जो बंदा 110 या 120 लेके आ रहा है, तो वो कैसे ला रहा है, वो इन्हीं तरीकों से ला रहा है। वो उसने क्वेश्चन को समझा, वो समझ रहा है कि अच्छा यूपीएससी इस तरीके से मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बोल रहा है, एक तरीके से वो एप्टीट्यूड डेवलप करने का बोल रहा है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे 2025 का सवाल की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, गगन के बारे में पूछा है, हो सकता है किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो। ठीक है, तो वो पढ़ के देखेगा तो क्या है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड द एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, बेसिक सा स्टेटमेंट हो सकता है ये सही है। ठीक है, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हो सकता है। फिर इसने लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन द एविएशन बट नॉट इन द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे देखो यूपीएससी खुद बोल रहा है कि यहाँ मैंने गलती की है, तो इस गलती को पकड़ यहाँ पे। ठीक है, मैं तेरे को चाहती हूँ कि तू ये क्वेश्चन सॉल्व करे, अगर मैंने दिया है इसका मतलब तो क्वेश्चन सॉल्व कर। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो एकदम रैंडम होगा, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें यूपीएससी खुद बोलेगा तो इसको सॉल्व कर, मैं तेरे को एक हिंट दे रही हूँ। तो वो हिंट जो होता है वो आप टेस्ट के थ्रू, जब आप टेस्ट लगाते हो, क्योंकि बेसिक, लेकिन हो सकता है टेस्ट में अगर आपका, बेसिकली कोचिंग के टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो अपनी पता नहीं होशियारी बनाते हैं, पता नहीं जो भी हो। ठीक है, वो ऐसे ही बनाते हैं कि आपके नंबर नहीं आते। ठीक है, तो उनमें ट्रिक, अगर काम ट्रिक नहीं कह सकता, जो गैसिंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो काम नहीं भी करती ना, कोई दिक्कत नहीं, यूपीएससी में काम करती है। ठीक है, अब कोई कहेगा 2023 के पेपर में तो नहीं हुआ था, 2023 के पेपर में भी हुआ था। ठीक है, 2023 के पेपर में भी नंबर आने वालों को उतने आए हैं। ठीक है, नंबर लोग लेके आए हैं, उनको पता था कि ये चीज़ें ऐसे हो रही है। तो क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी उन्होंने एक चीज़ की थी कि हाँ पेयर और 1 पेयर 2 पेयर दिया था, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बने थे, लेकिन फिर भी लोगों ने सॉल्व करके आंसर तो लेके आए हैं ना। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग करोगे यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर रहा है, उसके ऑप्शन किस तरीके से फ्रेम कर रहा है, उसको सॉल्व करने को किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो ये आप टेस्ट के थ्रू, ठीक है, और टेस्ट नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो ना, तो आप 2020 का पेपर लो। ठीक है, मार्क्स के लिए नहीं करो कि, और पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं करो, आप क्वेश्चन लो, 1 से 10 तक क्वेश्चन लो। और अगर इमेजिन करो अपने आप को एक एग्जाम सेंटर में बैठे हो और ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपको नहीं पता, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, वो चीज़ें करना चाहिए टेस्ट में, ऐसे करो। जैसे मैं भी यही कर रहा था, मैं 2020 का पेपर लेके बैठा। ठीक है, स्टार्टिंग के 20 सवाल देख रहा हूँ मैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को इन क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करता था। किस तरीके से, कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक सेंस तो पता, बेसिक नॉलेज तो होता ही, वो तो लगाता ही था, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें, हिंट्स वगैरह, कुछ पैटर्न्स वगैरह, वो सब देखता था किस तरीके से ये यूपीएससी चाह रही है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो डेवलप करूँ, वो टेस्ट के थ्रू करूँ, वो पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू का मतलब मैंने यही लिखा है, पीवाईक्यू का ओनली ये चीज़ है कि भाई ऑप्शन को अंडरस्टैंड करो, एलिमिनेशन को अच्छे से लगाओ, एनालाइज करो कि यूपीएससी किस तरीके से हमको बोल रहा है कि पेपर को सॉल्व करो तुम। ठीक है, उसके बाद मिस सबको ही पता है कि रिवीजन जो होता है वो बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने ये नोट्स बना दिए, क्योंकि बहुत यूपीएससी में एक तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में बहुत मजा आता है, नोट्स बनाए जा रहे, लेकिन रिवाइज को नहीं करता। अब ये जो पेज है इनको मैंने पता नहीं कितनी बार रिवाइज किया होगा। अब से मैं अपने आपको दिखाऊं एंशिएंट वाले, अगर मैं नोट्स दिखाऊं आपको, देखना। ठीक है, अब जैसे एंशिएंट के ये नोट्स हैं, इन नोट्स को मैंने आई डोंट नो कितनी ही बार रिवाइज किया होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हड़प्पा है। अब देखो ये मैंने कितनी बार, अब जैसे हाईलाइट एक बार का नहीं किया, ये बहुत बार पढ़ के डिलीट करके फिर हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब हाईलाइट करता हूँ वो चीज़ याद आती है, फिर मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ, उसको मल्टीपल रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तो आपकी चीज़ें दिमाग में बैठेगी। ठीक है, उस तरीके से आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी प्रैक्टिकल, ब्रॉड, पॉजिटिव, गवर्नमेंटल। गवर्नमेंटल का मतलब ये है कि भाई एक गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है उसको गवर्नमेंट एग्जाम से देना चाहिए, और गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट की पॉजिटिविटी को दर्शाता है खुद के लिए। ठीक है, ब्रॉड होने का यही मतलब है, जब यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है कि ये सबसे गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है या फिर ऐसी चीजें गवर्नमेंट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ सही हो, तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलो। और मैं कह रहा हूँ 2025 में जिसने ये चीज़ की है ना, ठीक है, ये जैसे अच्छा इसमें प्लास्टिक है तो हाँ भाई प्लास्टिक हो सकता है, इन तीनों में किसे पता है, किसे पता है प्लास्टिक है या नहीं है, कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी 25 में आ रखे हैं। तो वही चीज़ है, तो जिसने ब्रॉड सोचा हुआ, ठीक है, उसके क्वेश्चन ज़्यादा सही हुए हैं।
बेसिक ये 6-7 स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे, ठीक है? यही मैं कहना चाहूँगा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सीसैट को जो है वो बिल्कुल ही लाइक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग मैंने देखा है, जैसे मैं जहाँ पे पढ़ता था कि वहाँ बच्चों के जीएस पे भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 80 90 जी 100 भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सीसेट में फेल हो रहा है, ठीक है। तो सीसेट के लिए मैं बता सकता हूँ, सीसेट के लिए मैं किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सीसेट मेरा थी, अब मेरा ये भी लग सकता है, किसी को बायस लग सकता है कि भाई तू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, ठीक है, तो तेरी तो मैथ्स अच्छी होगी, तो तू क्या कैसे बता पाएगा कि एक आर्ट्स का बच्चा या फिर जिसकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ किसी की मैथ्स अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो वो भी अप्रोच करना चाहेगा वो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो मेरी ये था कि मैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब ये अपने आप में चैलेंज होता है 50% को सॉल्व कर, तो ये मैं बताऊंगा किसी का दूसरे वीडियो में, अगर आपको अगर चाहिए सीसेट के बारे में बताओ किस तरीके से, क्योंकि सीसेट एक बहुत बड़ा हर्डल है, इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा है कि भाई सीसेट को बिल्कुल ही लाइटली मत लो, ठीक है। अगर कोई एक दो बार फेल हुआ है तो मैं तो बोलता हूँ स्टार्टिंग से ही सीसेट पढ़ो, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये मेंस के लिए जो तुम एलोकेट करते हो, ठीक है, जून से लेकर दिसंबर, फिर यहाँ से ये जनवरी या फरवरी से लेके अप्रैल मई जून तक बच्चे यहाँ से सेट पढ़ते हैं। भाई यहाँ पढ़ोगे क्या, यहाँ टेस्ट लगाओगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, या फिर मैथ्स को समझोगे, मैथ्स को समझने का काम यहाँ हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप 2 या 3 बार फेल हुए तो यहाँ पढ़ो ना भाई, इस टाइम पीरियड में यहाँ क्यों पढ़ रहे, तो वो सब अलग बातें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ बाद में चीज़ें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको सही लगता है तो आप देख सकते हो, कुछ मैं पूरा ही नहीं बोल रहा, अगर आपको 1-2 पॉइंट भी मेरे अच्छे लगते हैं उस हिसाब से आप देखो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, बस इतना सही है। थैंक यू।